मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शॉर्ट सर्किट हुआ, धुआं निकला, हाल में अफरा तफरी, न सवाल लिया न केक काटा, वापस गई। लखनऊ में हो रही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मंच पर थी मायावती, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि पूरा हॉल धुएं से भर गया। छत पर लगी लाइट में शॉर्ट सर्किट हुआ, चिंगारी निकली और कुछ ही सेकंड में हॉल में अफरा तफरी मच गई। मीडिया मौजूद थी, कार्यकर्ता मौजूद थे, लेकिन हालात इतने बिगड़े कि ना सवाल हुए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी हो सकी। धुआं इतना ज़्यादा था कि लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सुरक्षाकर्मी हरकत में आए, फायर सिस्टम का इस्तेमाल किया और किसी तरह स्थिति पर काबू पाया। मायावती ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ी और बिना मीडिया सवालों के वापस लौट गईं। सबसे चौंकाने वाला सवाल, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी हाई सिक्योरिटी कार्यक्रम में यह हाल है तो आम जनता की कितनी सुरक्षित है। प्रशासन से सवाल, क्या पार्टी कार्यालयों की फायर सेफ्टी जांच समय पर होती है? क्या शॉर्ट सर्किट जैसी घटनाओं की पहले से तैयारी थी? अगर आग फैल जाती तो जिम्मेदारी किसकी होती? क्या वीआईपी कार्यक्रमों में ही सुरक्षा और आम जगहों पर लापरवाही? क्या यह सिर्फ हादसा था या सिस्टम की बड़ी चूक? जनता और कार्यकर्ताओं पर असर। इस घटना ने देखा कि एक छोटी सी चूक सैकड़ों लोगों की जान खतरे में डाल सकती है। कार्यकर्ताओं में डर, मीडिया में अफरा तफरी और सवालों के बिना खत्म हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस खबर से हमें क्या सीख मिलती है? फायर सेफ्टी कोई औपचारिकता नहीं है, राजनीतिक दफ्तर भी पब्लिक प्लेस होते हैं। समय पर जांच नहीं, बड़ा हादसा तय। सिस्टम जागे उससे पहले सवाल उठाना जरूरी है। क्या आप सोचते हैं कि ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? क्या वीआईपी कार्यक्रमों की सुरक्षा सिर्फ दिखावा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फुल न्यूज। बसपा प्रमुख मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफरा तफरी के हालात बन गए। दरअसल लखनऊ के पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते वक्त हॉल की छत पर लगी लाइट में शॉर्ट सर्किट हो गया, चिंगारी निकलने लगी। देखते ही देखते हॉल में धुआं भर गया। कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद पार्टी कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया। तुरंत ही सुरक्षाकर्मी हरकत में आए, अग्निशमन यंत्रों का इस्तेमाल कर हालात पर काबू पाया। तुरंत बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई। मायावती बिना केक काटे और मीडिया के सवाल के बिना ही रवाना हो गई। इससे पहले बसपा सुप्रीमो ने भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर बड़ा बयान दिया। कहा, ब्राह्मण समाज को किसी का बाटी चोखा नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ सम्मान चाहिए। हमारी सरकार बनने पर ब्राह्मणों की चाहत पूरी की जाएगी। ब्राह्मण समाज को भी कांग्रेस, बीजेपी या सपा के बहकावे में नहीं आना चाहिए। उन्होंने बसपा की चुनावी रणनीति को लेकर बड़ा बयान दिया। कहा, बसपा पूरे देश में हर चुनाव अकेले ही लड़ेगी। यूपी में होने वाले चुनावों में बसपा अकेले ही उतरेगी। इसे लेकर किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। दरअसल विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा के ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की थी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा था, यह पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है। एक से बात करके समझा दिया है, अब एक्शन लूँगा। अखिलेश यादव ने भी भाजपा की चुटकी ली थी। उन्होंने नए साल पर दी गई बाटी चोखा में पार्टी में कहा था कि भाजपा विधायक बैठे बैठे लिट्टी चोखा खा रहे थे। अगर वो सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा? अब भाजपा बाटी चोखा की जांच कर रही है। अब जानिए मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस की दो बड़ी बातें। पहला, जातिवादी पार्टियों को मानसिकता बदलनी होगी। मायावती की ने गठबंधन को लेकर कहा, आने वाले समय में अगर हमारी पार्टी को भरोसा हो जाएगा कि गठबंधन की इच्छुक जातिवादी पार्टियां जातिवादी सोच को छोड़कर अपर कास्ट का वोट हमें ट्रांसफ़र करा सकती हैं, तब कोई सकारात्मक फैसला लिया जा सकता है। हालांकि इसमें वर्षों लगेंगे। जातिवादिता मानसिकता को बदलने में समय लगेगा। जातिवादी पार्टियां जब तक ऐसा नहीं कर पाती, हम गठबंधन का नहीं सोच पाएंगे। यूपी के चुनावों में हमें कोई कसर नहीं छोड़नी है। बसपा सुप्रीमो ने कहा, पार्टी को कमज़ोर करने के लिए भाजपा, कांग्रेस, सपा साम दंड भेद अपना रही हैं। हर हथकंडे अपनाकर पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मुंह तोड़ जवाब देना जरूरी है। इसलिए प्रदेश में पार्टी को सत्ता में लाना जरूरी है। इसलिए इस बार यूपी के चुनाव में हमें कोई कसर नहीं छोड़नी है। जनता बसपा को सत्ता में लानी चाहिए।
यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक का पूरा वाकया समझ लीजिए। 23 दिसंबर को लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की थी। इसमें सपा के बागी और भाजपा के विधायक शामिल थे। यह बैठक विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के बीच कुशीनगर के भाजपा विधायक PN पाठक पंचानंद पाठक की पत्नी के जन्मदिन के नाम पर उनके लखनऊ आवास पर हुई थी। इसमें पूर्वांचल और बुंदेलखंड के 45 से 50 ब्राह्मण विधायक शामिल हुए। विधायकों को लिट्टी चोखा और मंगलवार व्रत का फलाहार परोसा गया। खास बात की बैठक में अन्य पार्टी के भी ब्राह्मण विधायक पहुंचे थे। मीटिंग के बाद सरकार में हलचल मच गई। सूत्रों के मुताबिक CM के OSD श्रवण बघेल ने बीजेपी विधायक PN पाठक को कॉल कर मामले की जानकारी ली। पाठक ने उन्हें बताया कि कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी, मैंने सहभोज रखा था। बताया गया कि RSS और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस मामले को शांत कराने में जुट गए थे। आखिर बैठक की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? सूत्रों का कहना है कि बैठक में कहा गया कि अलग अलग जाति के खांचों में कई जातियां तो पावरफुल हो गई, लेकिन ब्राह्मण पिछड़ गए हैं। जाति की राजनीति में ब्राह्मण की आवाज़ दबती जा रही है, उन्हें अनसुना कर दिया गया। ब्राह्मण के मुद्दों को जोर शोर से उठाने के लिए यह जुटान हुई है। विधायकों का मानना है कि उनके समाज से डिप्टी CM तो हैं, लेकिन उनको ताकत नहीं दी गई। ब्राह्मण वोट बैंक यूपी के हर जिले में। ब्राह्मण वोट बैंक यूपी के लगभग हर जिले में है। हालांकि पूर्वांचल यानी फैजाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, गोंडा, बस्ती, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, जौनपुर जैसे जिले में ब्राह्मण वोट बैंक का गढ़ माने जाते हैं। और श्रावस्ती में 290 विधानसभा से रामफेन पांडे विधायक भी हैं। मध्य यूपी यानी कानपुर, रायबरेली, फर्रुखाबाद, कन्नौज, उन्नाव, लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, लहरदोई, इलाहाबाद, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी आदि जिलों में भी इस वोट बैंक का गढ़ है। इस तरह बुंदेलखंड जोन यानी हमीरपुर, हरदोई, जालौन, झांसी, चित्रकूट, ललितपुर, बांदा आदि इलाके ब्राह्मण वोटर्स का केंद्र हैं। राजनीति के जानकार का कहना है कि ब्राह्मण वोटर्स की लगभग 30 जिलों में महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर हम एक जिले की औसतन 5 विधानसभा मान लें तो इनकी संख्या 150 तक पहुंच जाती है। यहीं में आ जाइए, किस जाति के कितने वोट किस दल को मिले, ये सभी आंकड़े प्रतिशत में हैं। जाति ब्राह्मण बीजेपी 89%, SP 8, BSP 0 और कांग्रेस 1। राजपूत ठाकुर बीजेपी 87%, SP 7, BSP 2, कांग्रेस 1। वैश्य 2% जाति है। और इसके बाद बीजेपी 83, SP 12, BSP 1 और कांग्रेस 1। अन्य श्रवण जाति 2% है। 78% बीजेपी, 17% SP 1, BSP 2, कांग्रेस। यादव बीजेपी 54%, सपा 33, BSP 12%, कांग्रेस 0। जाट 2%, बीजेपी 12, SP 83 और BSP 2%, कांग्रेस 1। कुर्मी 5%, बीजेपी 66, SP 25, BSP 3 और कांग्रेस 4। कोयरी, मौर्य, कुशवाहा, सैनी 4% इनका भी वोट बैंक है। और बीजेपी 64% है, SP 22% है, BSP 4% है और कांग्रेस 2% है। केवट, कश्यप, मल्लाह, निषाद वोट बैंक 4%, बीजेपी 63, SP 26, BSP 7 और कांग्रेस 2। अन्य OBC 16%, बीजेपी 66%, SP 23 और BSP 4 और कांग्रेस 3। जाटो 12%, बीजेपी 21%, BSP 9, BSP 65%, कांग्रेस 1%। अन्य 8%, 41%, बीजेपी 23%, SP 27%, BSP और 4% कांग्रेस। मुस्लिम 19%, बीजेपी 8%, SP 79, BSP 6 और कांग्रेस 3।
2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 89% वोट मिले। भाजपा को 2022 यूपी चुनाव में 89% ब्राह्मणों ने दिए वोट थे। ब्राह्मण सियासत के जानकार कहते हैं, ब्राह्मण ओकल होता है और अपने आसपास के 10 वोटों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सभी पार्टियां ब्राह्मणों को ताकत समझती हैं। भले ही ब्राह्मण की संख्या यूपी में 11 से 12% हो, लेकिन दमदारी से अपनी बात रखने की वजह से वहां जहां भी रहें प्रभावशाली रहते हैं। यही वजह है कि आबादी के बाद भी 1989 तक यूपी को 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री मिले। 2007 में ब्राह्मण दलित गठजोड़ से ही बसपा पूर्ण बहुमत में सत्ता में पाई थी। उस वक्त बीएसपी प्रमुख मायावती ने ब्राह्मण और दलित को सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला बनाया था। 80 से 90% तक ब्राह्मण सपा के साथ जुड़ गए थे। दलित की पार्टी कहीं जाने वाली बसपा में सतीश चंद्र मिश्रा को दूसरे नंबर का दर्जा दे दिया गया। आरोप लगते हैं कि 2009 में बीएसपी सरकार में तमाम लोगों पर SC/ST के मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें ब्राह्मण नाराज हुए। वह 2012 के विधानसभा चुनाव में एसपी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ आ गए। 2017 में उन्होंने बीजेपी का साथ दिया और उन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की मदद की। विधानसभा में बीजेपी के 46 ब्राह्मण विधायक जीत कर पहुंचे। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा? जब मायावती चिल्लाई, आप हजन कहकर जलील के चलिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस पार्किंग हॉल में भरा हुआ धुआं, अफरा तफरी। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।